नमस्कार, आप देख रहे हैं अपोलो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार से जिलों के प्रवास का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और शनिवार को मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। यहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने पीएम आवास के चेक भी वितरित किए। अपने प्रवास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। आपकी तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सबका बहुत अभिनंदन और आप सबको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत बधाई कि अभी आप लोगों ने जो आम चुनाव हुए उस चुनाव में आप सब लोगों ने भी इस जनपद से एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया। आपने दोनों की दोनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का कमल फहराने का काम किया, जहां आदरणीय भरत चौधरी जी को, आदरणीय शैला रानी रावत जी को इस क्षेत्र से प्रचंड बहुमत देकर सेवा का अवसर प्रदान किया है। वहीं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भी एक मिथक और एक इतिहास बनाने का काम किया, एक मिथक तोड़ने का काम किया और इतिहास बनाने का काम किया है। क्योंकि यहाँ पर पिछले इस चुनाव से पहले जो 4 आम चुनाव हुए, 2002 में पहला आम चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की अंतरिम सरकार थी और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुई। फिर 2007 में चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। फिर 2012 में फिर चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। 17 में चुनाव हुए 2000 में तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो भाइयों बहनों, मुझे भी चुनाव से ठीक 6 महीने पहले मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी में लंबा अनुभव था, काम करने का काफ़ी कालखंड मैंने भी लगाया था। जो कुछ सीख सका था मैंने सीखने का प्रयास किया। पार्टी की नीति रीति पद्धति, पार्टी का जो भी आदेश होता था उस आदेश के अनुसार हमेशा काम करता था। अचानक मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि मुझे दायित्व दिया जाने वाला है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की बैठक है। मैं इसलिए आप सबको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाती है। कई बार हम लोगों को लगता है कि हम लोग काम करते रहते हैं, हमको कोई देखने वाला नहीं है। कई बार जो लोग वहाँ बैठे होते हैं वो लोग यहाँ बैठने लगते हैं और यहाँ बैठने वाले कब वहाँ आ जाएंगे यह भी किसी को पता नहीं चलता है। मैं भी आप ही से सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जहाँ पार्टी का काम होता था वहाँ पार्टी भेज देती थी। अचानक प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी कि मेरे को दायित्व मिल गया और जब मुझे दायित्व मिला तो बहुत कम लोगों को उस समय उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राजधानी देहरादून में संजीवनी सोसाइटी की ओर से 2 दिवसीय मेला लगाया जा रहा है। आपको बता दें, जिसमें उत्तराखंड के उत्पादों को दर्शाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि संजीवनी सोसाइटी का इस मेले को लगाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि उत्तराखंड के उत्पादों को लोग खरीदें और जो इनके पास पैसा इकट्ठा होता है उससे संजीवनी सोसाइटी आधा क्षेत्र इलाकों में समाज सेवा के कार्य में करती है। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस मेले को हर वर्ष लगाया जाता है और इस वर्ष भी इस मेले में 60 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में स्टॉल लगाए गए हैं। तो आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में संजीवनी सोसाइटी की ओर से 2 दिवसीय मेला लगाया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड के उत्पादों को दर्शाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि संजीवनी सोसाइटी का इस मेले को लगाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि उत्तराखंड के उत्पादों को लोग खरीदें और जो पैसा इकट्ठा होता है उससे संजीवनी सोसाइटी आधा क्षेत्र इलाकों में समाज सेवा के कार्य करती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि मेले में हर साल इसे लगाया जाता है और इस साल भी इस मेले में 60 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में ये स्टॉल लगाए गए हैं।
तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर उत्तराखंड की संस्कृति को, उत्तराखंड की चीज़ों की झलक दिखाती हुई तस्वीरें, जहां पर सुंदर सुंदर ऐपण से चीज़ों को सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर तरीके से चीज़ों पर कलाकारी की गई है और संजीवनी सोसाइटी की ओर से 2 दिवसीय मेला लगाने का प्रबंध किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, ये मेला संजीवनी की तरफ से आयोजित है। संजीवनी ऐसी संस्था है जो कि सिविल सर्वेंट्स, उत्तराखंड के सिविल सर्वेंट्स की वाइफ्स के द्वारा चलाई जाती है और इसका मेन पर्पस है कि उत्तराखंड के लोगों के लिए हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे उनका लाइफस्टाइल बेटर हो या कहीं भी कोई जरूरत हो तो हम उनको कोई सहयोग दे पाए। इसी क्रम में अभी रिसेंटली जब बहुत ज्यादा बारिश हुई है तो धारचूला में कुछ फैमिलीज बहुत अफेक्ट हुई हैं। इसी क्रम में हमने 57 फैमिलीज को वहाँ के एसेंशियल हाउस होल्ड आइटम संजीवनी के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। तो बेसिकली इस तरह का हम लोग कार्य करते हैं और इसकी आय जनरेट करने के लिए हम, क्योंकि ये कार्य करने में नेचुरली हमको मनी चाहिए, तो इसको जनरेट करने के लिए हमने ये मेला आयोजित किया है। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि ये मेला बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उत्तराखंड के आर्टिजन्स के लिए और यहाँ के स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए और स्टार्टअप्स के लिए। मिडिल मैन एलिमिनेट हो जाता है, जिससे जो भी आय होती है वो डायरेक्टली आर्टिजन्स को या एंटरप्रेन्योर्स को डायरेक्टली जाती है और हम जो इससे पैसा जनरेट करेंगे वो ऐसे कार्यों में यूज करेंगे जिससे कि हम कोई समाज कल्याण का कार्य कर सकें। अब बेहतर तो देखो ये कंबाइंड एफर्ट होता है। मेरे हस्बैंड आर्मी में रह चुके हैं और मैंने भी सारी ज़िंदगी अपनी जवानों की फैमिली के लिए एक आवा नाम से वो होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि एक ऑफिसर की वाइफ ही काम करेगी, सारे जवान उनकी वाइफ वगैरह सब मिलके काम करते हैं। और संजीवनी एक ऐसी संस्था है जिसमें आके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हरलीन संधू, डॉक्टर हरलीन संधू, डॉक्टर अलकनंदा, रश्मि वर्धन, ये सब लोगों ने मिलके इतना एफर्ट किया है। अभी तो मैंने पूरा देखा नहीं, पूरा देखने के बाद अगर आप मेरे से बाइट लेते तो मैं बता सकती मुझे क्या पसंद आया है। और ये एक उत्तराखंड हिल की लेडीज़ बहुत ही अच्छी होती हैं, हिम्मत वाली होती है, बट उत्तराखंड की लेडीज़ में तो एक अलग ही एनर्जी है। वो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से उनका एक एक्सपोजर होता है और अपना वो कर सकती हैं, आगे अपना प्रोजेक्ट को आगे ले जा सकती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा। पहले मैं उत्तराखंड के सभी नागरिकों को नमस्कार करना चाहूँगी। दिवाली पे हर साल संजीवनी मेला होता है CSI में, जिस पे हम जैसे सब यंग एंटरप्रेन्योर्स को मौका मिलता है ग्रो करने का। मैं हूँ पूजा राणा, मेरा ब्रांड है डिवाइन। तो मैंने जो अपनी शुरुआत करी थी वो संजीवनी से ही करी थी। मेरा जो बेसिक प्रोडक्ट है वो क्या है, मैं ऑल ओवर इंडिया से जो भी बेस्ट प्रोडक्ट है मेड इन इंडिया, पुराने जो हमारे कल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उनको लाकर एक अंडर वन रूफ में सेल कर रही हूँ। जैसे कि मेरे ये है टैरिफ है, ये ब्रास के और कॉपर के प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको लाकर यहाँ पर कर रहे हैं। सारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, जो भी पहले चीज़ें इस्तेमाल हुआ करती थी घर में जो आज के समय पे यूज़ नहीं हो रही हैं। ये एक्चुअली आकांक्षा है, एक स्पेशल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन है हम लोगों का। हमारे पास सारे मेंटली चैलेंज्ड बच्चे, फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, जिनके लिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाते हैं और वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो वो अपनी कैपेसिटी में। तो ये सब उन्होंने हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, कैंडल्स, वेस्ट मटेरियल से सब, जो उन्हीं के प्रोडक्ट्स को फिर हम एग्जीबिशन सेल करते हैं और इससे उनको स्टाइपेंड देते हैं, सो दैट उनको भी अच्छा लगता है कि हमने कुछ अर्निंग करा है। और दैट्स हाउ दे आल्सो लर्न हाउ टू अर्न। एक्चुअली दैट इज़ द बेसिक आइडिया। इसमें हमारी कोशिश तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट हैं वो हम लोगों के उत्तराखंड के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं और वहाँ की जो हम लोगों की ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर करा जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह से सीधा सामान जो इसके निर्माता हैं या जो इसको बना रहे हैं उनसे ये सामान लिया जा रहा है, तो बीच में जो दूसरे लोग होते हैं जो उनका लाभ लेते हैं वो लाभ उनका कम हो जाएगा और सारा का सारा लाभ जो उनको बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं इन सब चीज़ों का, उन लोगों तक पहुंच सके। तो इसमें जैसा आप देख सकते हैं कि हम लोगों की रिंगाल की बनी हुई बहुत खूबसूरत टोकरियां वो यहाँ की लोकल प्रोडक्ट है और इसी के साथ साथ जो कुमाऊं क्षेत्र का हमारा एपन का काम है वो भी यहाँ पर बहुत
हाईलाइट किया जा रहा है और उसके बने साड़ियाँ, उससे एपन की खूबसूरत पेंटिंग से बने कुर्ते, इस तरह की चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी तरह जो हमारा लोकल उत्पाद है, जैसे राजमा, हम लोगों का गैस की दाल, मंडुए की आटा, इस तरह की भी जो हमारा लोकल उत्पाद है उसकी भी बहुत सारी दुकान। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें, जिसके चलते अब राजस्व पुलिस को हटाकर रेगुलर पुलिस की मांग तेज हो गई है। और लेस्डोन से विधायक महंत दिलीप रावत ने कहा कि अंकिता हत्याकांड में पुलिस ने अपनी भूमिका बेहद कुशल तरीके से निभाई है, लेकिन राजस्व पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है। उन्होंने कहा कि राजस्व पुलिस की कार्यप्रणाली बेहद पुरानी कार्यप्रणाली है, जिसे अब बदला जाना चाहिए। और आज के दौर में क्राइम हो या साइबर क्राइम हो, वो बेहद तेजी से बढ़ रहा है। लिहाजा उन जगहों पर काम करने के लिए रेगुलर पुलिस का होना काफ़ी अनिवार्य लग रहा है, क्योंकि राजस्व पुलिस के पास न संसाधन है और न उस तरीके की ट्रेनिंग है। लिहाजा सभी क्षेत्रों में राजस्व पुलिस होना बेहद ज़रूरत है, और जिस पर की सरकार काम भी कर रही है। देखिए, आजादी से पहले की प्रश्न के अनुसार राजस्व पुलिस रखा गया था, लेकिन आज की स्थिति में क्राइम भी बढ़ रहा है, साइबर क्राइम सबसे ज्यादा एक चुनौती का काम हो गया है। तो मैं समझता हूं कि इसलिए आज हर गांव में साइबर क्राइम की जो है हाथ वहां पहुंच गए हैं। तो मैं समझता हूं कि इसलिए इसकी गंभीरता को देखते हुए राजस्व पुलिस को ये काम नहीं सौंपना चाहिए। और रेगुलर देखिए, मैं समझता हूं कि राजस्व पुलिस के कारण थोड़ा देरी तो हुई है, लेकिन जिस तरह से तत्परता के साथ रेगुलर पुलिस ने काम किया है, और मैं इसमें कोई शक की गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। और जिस तरह से सारे जितने अभियुक्त हैं वो जेल के अंदर चले गए हैं, और जितने भी पहलू हैं उन पे जांच हो रही है, तो मैं समझता हूं कि इस समय जो जांच चल रही है वो बिल्कुल अच्छी है और सही दिशा में। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में मंगलवार को हुई बस दुर्घटना पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूर ने जांच की बात कही। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए, ताकि अब भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो। दरअसल ऋतु खंडूरी हरिद्वार दौरे पर थी, जहां उन्होंने कनखल स्थित सूरत गरीब बंगाला में 3 दिवसीय क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। देखिए, दुखद है, घटनाएं हो रही हैं, चाहे बस एक्सीडेंट हुआ हो या अवलांच आया हो। दुखद है। जहां तक बस दुर्घटना की बात है, जांच होनी चाहिए कि किस कारण से ये दुर्घटना हुई है, और उन कारणों को हमें रोकने का आगे प्रयास करना। पिंडारी बलजूरी फतह कर नैनीताल लौटी पर्वतारोही अमित शाह ने बताया कि 6 दिन के कठिन सफर और खराब मौसम के चलते पर्वतारोही दल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और दल के 2 सदस्यों को बर्फबारी के कारण गुफा में रात बितानी पड़ी। अमित ने बताया कि उत्तरकाशी के द्रौपदी में आए एवलॉन्च से कई पर्वतारोही की मौत के गाल में समा गए, और उन्हें वहां काफ़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि 70 से 80 के दशक की अपेक्षा आज के दशक में पर्वतारोहियों के लिए कई तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन प्राकृतिक घटनाओं को देखते हुए उन्हें सही समय पर सही निर्णय लेना होता है, और उस समय द्रौपदी में किसी तरह की परिस्थिति रही होगी, ये कहना कठिन है। बलजूरी 5922 मीटर की 6 जनों की टीम यहाँ से गई थी। उन्होंने पूरी टीम का मतलब सक्सेसफुल असेंट हुआ है पीरियड में। हम 29 तारीख को फुरकिया पहुँचे, और उसके बाद हमने 29 तारीख से सीधे एक ही कैंप लगाया जो 4770 मीटर में। तो ये अपने आप में एक मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है। ये लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया है, इंक्लूडिंग द गर्ल्स, की इतनी हाइट में एकदम वहाँ से पूरा सामान लेके एक ही कैंप लगा के वहाँ से ऊपर तक समिट करके आना, दैट इज़ कमेंडेबल फॉर एवरीबॉडी। हमें समिट कैंप में ज्वाइन करना था, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से और स्नोफॉल की और वाइट आउट होता है, एकदम कोहरा लग जाता है। और बर्फ़ में क्या होता है, अगर कोहरा ज़्यादा लग गया तो फिर आगे दिखना, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो उस वजह से वो लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, और रात को उन्हें बिनाइटमेंट करना पड़ा, बिवॉक करना पड़ा, बिना टेंट के गुफा के अंदर रहना पड़ा। और उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखा के एक साथ वो करके रात सर्वाइव करके अगले दिन वो लोग वापस सेफली जो है नीचे बेस कैंप पहुँचे। इस समय थोड़ा सा मुश्किल ये था कि मौसम की कंडीशंस बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ, करीब 3, 3.5, 4 फुट का स्नोफॉल हुआ था, जिससे, और ये खाली हमारे इलाके में नहीं, ये पूरे उत्तराखंड में ये हुआ था, जिस वजह से
आपने सुना होगा उत्तरकाशी में जो NIM का एडवांस कोर्स था, हेवी स्नोफॉल में कुछ स्लोप्स में एवलांच आते हैं और वही एक एवलांच था। अब ये वहाँ बड़ी बदकिस्मती थी, कुछ पहाड़ों में ऐसे होते हैं ऑब्जेक्टिव हज़ार्ड्स होते हैं जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये नेचुरल होता है और उसमें वो लोग फंस गए। तो वो बड़ा डिसहार्टनिंग था और बड़ा दुखद था कि वो लोग फंस गए और उसमें फिर काफ़ी लोगों की डेथ हो गई और अभी भी काफ़ी मिसिंग है। बेसिकली मेजर इसलिए ही हुआ था उत्तरकाशी का कि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो गया और स्लोप में जब बहुत ज़्यादा स्नो अटक जाती है उस वजह से क्लाइंबिंग भी बड़ी मुश्किल हो जाती है और ये खतरे बहुत। हिमालय में लगातार आ रहे एवलांच एक बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। आपको बता दें कि नेपाल से लेकर उत्तराखंड तक एक सप्ताह के भीतर आए लगातार 5 एवलांच में कई लोगों की जान गई। लेकिन ग्लेशियर वैज्ञानिकों के अनुसार ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हमारा उत्तराखंड ऐसा है जगह है कि पूरे हम सेंट्रल हिमालय में है। हमारे पास जो है जो हिमालय में जो प्रेसिपिटेशन होता है उसके 2 सोर्सेज है। एक वेस्टर्न डिजाइन जो जाड़ों में बर्फ गिरती है, एक मानसून का इंडियन मानसून है जो गर्मी में होता है। तो हमारे यहाँ जो है स्पेशली आपका जो है सेंट्रल हिमालय में समर में भी जो है स्नोफॉल होती है और ग्लेशियर एक्यूमुलेट होते हैं। तो हम इनको बोलते हैं समर एक्यूमुलेशन ग्लेशियर भी इनको बोलते हैं। जैसे कराकोरम साइड है वेस्टर्न हिमालय में, वहाँ पर बारिश कम होती है, वहाँ पर जो होता है स्नोफॉल भी होती है। अब विंटर में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, इसलिए वहाँ ज़्यादा ग्लेशियर स्नो कवर ज़्यादा है, ग्लेशियर ज़्यादा है। इवन वहाँ के ग्लेशियर जो है एडवांस से कर रहे हैं, हमारे ग्लेशियर तो रिट्रीट कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं, पर वहाँ पर कई ग्लेशियर ऐसे हैं जो एडवांस कर रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं ज़्यादा। तो यह है कि हमें इसमें ज़्यादा होना चाहिए। फिर हम लोगों ने जो है गवर्नमेंट जो है अपने उसके लिए टूरिस्ट को ट्रैकर को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हम प्रमोट तो कर रहे हैं पर प्रमोट का हम साथ में गाइडलाइन होनी बहुत जरूरी है। सेफ्टी सिस्टम इज मेन। हमारे सेफ्टी सिस्टम का एक बहुत बड़ा वो होना चाहिए, इसलिए गाइडलाइन बननी चाहिए कि कौन लोग जा रहे हैं उनका पूरा अखबार रिकॉर्ड हो और उनको टाइम पर उनको ये बताया जाए कि मौसम के आने वाले 5 दिन में मौसम या 2 दिन में 3 दिन में मौसम कैसा रहेगा, उनको ये बताना जरूरी है जिससे वो कुछ अपने आप को सेव कर सके, ऐसी घटना को फेस नहीं कर पाए। ग्लेशियर वैज्ञानिक होने के नाते क्या लगता है सर आपको और भी इस तरह के आ सकते हैं और उसके लिए हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए? देखो मैंने बोला ना, मैं इसको ये तो हमें हमेशा देखने वाली बात है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो है जो मानसून की जो बारिश होती है वो मानसून में काफी बारिश होती है यहाँ पर। जिस साल ज्यादा बारिश होती है तो जब नीचे एरिया में बिलो आपको 4000 से बोलते हैं 4500 नीचे जो बारिश होती है ऊपर स्नोफॉल होता है। तो जब स्नोफॉल होगा, एक्टिव स्नोफॉल होगा, तो वो जो है एक सिस्टम है, वो अपने पास एक बियरिंग कैपेसिटी होती है, तो वो उतने लोड सहन कर पाएगा जितना वो कर पाता। बाकी जो एक्सेस होगा उसको नीचे गिरा देगा वो। तो ये चलता रहेगा, ये मतलब ये है, पर डिपेंड करता है कि आपका वेदर है। लेकिन आजकल हमारा सिस्टम चल रहा है, क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहा है, आपका प्रेसिपिटेशन का पैटर्न में चेंज हो रहा है, हर चीज में चेंज हो रहा है। तो ये तो हमें और आगाह करता है कि यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, यू मस्ट बी टेक सेफ्टी पॉइंट आपके पास। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अल्मोड़ा जनपद में दूसरे दिन भी लगातार बारिश जारी रही। आपको बता दें कि बारिश से तापमान में भारी गिरावट आ गई है और जो वहीं जिला प्रशासन ने सभी तहसीलों और आपदा विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश देते हुए मुख्य मार्गों में जेसीबी तैनात रखने की हिदायत दी है। और उधर जिला अधिकारी ने मौसम को देखते हुए जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल बारिश के कारण 6 ग्रामीण सड़कें ब्लॉक हो गई हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। बदलते मौसम के मिजाज के बाद एक बार फिर से सिखों के तीर्थ स्थल हेमकुंड साहब में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें अभी तक हेमकुंड साहब में 1 इंच तक बर्फ जम चुकी है, तो वहीं सप्तशृंग पर्वत श्रृंखलाएं बर्फ से लदी हुई हैं। और आपको बता दें कि हिमालय क्षेत्र में शुक्रवार की रात से ही हिमपात हो रहा है, जिसमें पहाड़ियां बर्फ से ढकनी शुरू हो गई हैं। उधर इस कड़ाके की ठंड और कुदरत के बेहतरीन नज़ारों के बीच हेमकुंड साहिब के गुरुद्वारे का शब्द कीर्तन, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ की स्वर लहरियां
पूरे वातावरण को अलौकिक बना रही है। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे। मौसम विभाग की ओर से शनिवार को भी पौड़ी जनपद में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद शनिवार को कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्कूल के साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थान और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। इसे लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने जानकारी दी है। बने रहेंगे, सभी अधिकारियों से अनुरोध कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र में बने रहेंगे। कोई भी दुर्घटना होने पर, कोई भी घटना होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत सहायता करने की कार्रवाई की जाएगी। आपदा कंट्रोल रूम के किस तरह से निर्देश हैं, क्योंकि आप भी अलर्ट जारी रहते हैं और आप भी तुरंत आपदा कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। आपदा कंट्रोल तमाम जनता से, प्रशासन से, अधिकारियों को क्या कहेंगे? आपदा कंट्रोल रूम में जितने हमारे नोडल अधिकारी तैनात किए जाते हैं, IRS सिस्टम का हम पालन करते हैं। IRS प्रणाली के अनुसार कंट्रोल रूम में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ में एक टीम का होना जरूरी होता है। उस टीम के माध्यम से समस्त कार्रवाई संपन्न कराई जाती है। भविष्य में जहां घटना होगी वहां पे आपदा कंट्रोल रूम सक्रियता से कार्य करेगा और जहां पर उनकी टीम को तैनात करने की आवश्यकता है उनको तहसील स्तर पर भी तैनात रखी जाएगी और वहां से उनको राहत कार्य के लिए उनकी मदद ली जाएगी। इस घटना के दौरान हमने कुछ बातें हमारे संज्ञान में आई थी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर मालढैया के समीप एक कार अनियंत्रित होकर 60 मीटर नीचे अलकनंदा नदी में जा गिरी। स्थानीय लोगों की ओर से इसकी सूचना श्रीनगर पुलिस को दी गई और इस दौरान कार में सवार चालक किसी तरह गाड़ी के ऊपर चढ़ गया और उधर मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF के जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन अंधेरे होने की वजह से रेस्क्यू अभियान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। करीब 45 मिनट तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कहीं वाहन चालक को सुरक्षित अलकनंदा नदी से बाहर निकाला गया। अब बताया जा रहा है कि वाहन चालक निकट के ही एक गाड़ी शोरूम में काम करता है और अपने घर एटना की ओर जा रहा था। ये 8 बजे के आसपास की घटना है। यहाँ पे एक मोड़ पे ये हुंडई शोरूम से आगे मोड़ पे ये गाड़ी गिरी है I-20 और इसमें एक गौरव मियाँ जिनकी लगभग 32 वर्ष की है, अकेले थे, अठाणा के, ग्राम अठाणा के हैं, डांग अठाणा के, और ये हुंडई के शोरूम में काम करता है। तो ये ऊपर से लगभग 60 मीटर के आसपास 50-60 मीटर नीचे नदी में चली गई थी और उसको बचा लिया गया है और रेस्क्यू करके उसको SDRF के द्वारा इसको। तो चलिए मेरे साथ अपन उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NV न्यूज़। नमस्कार।